एक ऐसा रिश्ता जो शुरू तो प्यार से हुआ था, लेकिन फिर नफरत की आग में जल गया। क्यों इस केस ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा? क्या सच में समाज और बदनामी का डर इंसान को हैवान बना सकता है? क्यों एक लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब, तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान प्रदेश के एक जिला नागौर से, जहां रोल थाना क्षेत्र में रातंगा नाम का एक गांव मौजूद है। और इसी गांव में सहदेव भाकर अपने परिवार के साथ रहा करता था। देखिए, सहदेव बचपन से ही एक काबिल स्टूडेंट था जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। इसलिए उसने बहुत मेहनत की और एक नर्सिंग स्कूल में टीचर की जॉब भी कर रहा था। पर उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, बल्कि वो 12 जून को भी एक एग्जाम देने अजमेर गया हुआ था। और 13 जून को घर वापस आने के लिए जब अपने दोस्त हरेंद्र के साथ अजमेर के बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था और बस के आने का इंतजार कर रहा था, तब एक महिला और पुरुष उसके पास आते हैं और उससे गुस्से में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। शुरुआत में उनका गुस्सा हल्का था, लेकिन फिर वो बढ़ता चला गया। जबकि सहदेव उनसे कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है और उनके सवालों का जवाब बड़े ही प्यार से मुस्कुरा कर देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक कार उसके पास आकर रुकती है, जिसमें पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। वो बिना वक्त गवाए सहदेव को गाड़ी में खींचकर बैठा लेते हैं और फिर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि उसका दोस्त हरेंद्र तुरंत उसके पिता को कॉल करके बता देता है कि चाचा, सहदेव को किसी ने किडनैप कर लिया है। हम दोनों अजमेर बस स्टैंड पर खड़े हुए थे, तभी वहां पर एक औरत आती है और एक आदमी भी आता है। वो दोनों सहदेव से बातें करने लगे और अचानक से गाड़ी में सहदेव को डालकर अपने साथ ले गए। पर वो कौन है, कहां से आए हैं, इस बात की जानकारी हरेंद्र को नहीं थी। ये सुनकर सहदेव के पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस की मदद लेने का फैसला करते हैं। इधर वो लोग सहदेव को कार के अंदर ही बुरी तरह से पीटते हैं, जिस वजह से उसके शरीर पर चोट के निशान उभर आते हैं। इतना ही नहीं, पेचकस के जरिए सहदेव के शरीर को गोदने की कोशिश की जाती है और वो दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, पर उसकी आवाज कार से बाहर नहीं जा पाती। वो लोग उसे तब तक टॉर्चर करते रहते हैं जब तक कि उनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और जब वो देखते हैं कि हाँ, अब सहदेव बिल्कुल अधमरा हो गया है, तो फिर वो इंसानियत की हद पार करके उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेते हैं। अब बारी थी बॉडी को ठिकाने लगाने की, जिसके लिए वो लोग जायल क्षेत्र के एक गांव तेजासर को चुनते हैं। और रात होते ही मेहरबाज रोड के किनारे मौजूद एक सुनसान खेत में बॉडी को फेंककर अपने घर चले जाते हैं, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। इधर सहदेव के पिता रामदेव जाट, जो अपने बेटे की वजह से काफी परेशान थे, वो 14 जून को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सहदेव की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और पुलिस से जल्द उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। जिसके बाद पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर देती है। पर उन्हें क्या मालूम था कि जिस इंसान के बारे में वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और इस बात की सूचना पुलिस को जल्द ही मिल जाती है। दरअसल 14 जून की सुबह जब हर रोज की तरह किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, तो अचानक उनकी नजर सहदेव की बॉडी पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए किसान बिना देर किए पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद पुलिस बिना देरी किए फौरन घटना स्थल पर पहुंच जाती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन सहदेव को मारा किसने और क्यों? उन लोगों की उससे क्या दुश्मनी थी? ये जानने के लिए पुलिस सबसे पहले सहदेव के बैकग्राउंड के बारे में छानबीन करती है। तब उन्हें कुछ ऐसी बात पता चलती है जो केस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी थी। दरअसल इस कहानी के तार जुड़े हुए थे नागौर के धारणा गांव से, जहां करिश्मा चौधरी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी और देखने में वो काफी खूबसूरत थी। इसलिए 10 साल की उम्र में ही किसी रिश्तेदार ने करिश्मा को अपने बेटे के लिए मांग लिया था, जिस पर घर वाले भी राजी हो गए और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही करिश्मा के हाथ पीले कर दिए। यानी कि जिस उम्र में लड़कियां पढ़ाई लिखाई और खेल खिलौनों के बीच वक्त बिताती हैं, उस उम्र में करिश्मा की शादी कर दी गई। जबकि वो तो अभी शादी का मतलब तक नहीं जानती थी, बस जैसे जैसे उसके घर वाले कह रहे थे वो वैसा वैसा करती जा रही थी। उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, साथ ही हल्दी और मेहंदी की रस्में भी होती हैं और फिर
7 फेरे लेने के बाद करिश्मा को उसके ससुराल वाले ये कहकर यहीं छोड़ जाते हैं कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो उसे विदा करके ले जाएंगे। तब तक वो अपने परिवार के साथ रह सकती है। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरने लगता है और करिश्मा पूरे 18 साल की हो जाती है। इसलिए साल 2023 में उसके ससुराल वाले उसे ले जाने का फैसला करते हैं और घर वालों से बात करके विदाई की जो डेट होती है ना, उसको फिक्स कर देते हैं। पर करिश्मा, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और शादी के मतलब को समझती थी, वो ससुराल जाने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी नजरों में उस शादी की देखिए कोई अहमियत नहीं थी। बल्कि वो अपनी फैमिली को समझाते हुए कहती है कि वो शादी तो महज एक गुड़िया गुड्डो का खेल थी जिसे वो कभी अपना नहीं सकती है। वो अपनी जिंदगी एक ऐसे लड़के के साथ गुजारना नहीं चाहती है जिसे वो जानती तक नहीं है। पर परिवार उसकी एक नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती ससुराल भेजने की जिद करने लगता है, जिस पर करिश्मा उनकी बात मानने के लिए राजी हो जाती है। पर वो उनके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो उसे नर्सिंग का कोर्स करने देंगे तो वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाएगी। अब क्योंकि करिश्मा सिर्फ पढ़ना चाहती थी तो घर वालों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो तरनऊ गांव के एक नर्सिंग कॉलेज में करिश्मा का एडमिशन करा देते हैं, जिसके बाद वो वहीं पे रहने लगती है। असल में करिश्मा ने ये शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि वो अपने परिवार से थोड़ा दूर रह सके, क्योंकि वो लोग लगातार करिश्मा के ऊपर ससुराल जाने का दबाव बना रहे थे, जिस वजह से तंग आकर उसने ये शर्त रखी ताकि कुछ दिन वो आराम से यहां पर रह सके। जबकि परिवार को लग रहा था कि करिश्मा कोर्स करने के बाद ससुराल चली जाएगी, लेकिन वो ऐसा कभी भी करने वाली नहीं थी, बल्कि उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अगले दिन जब करिश्मा अपनी क्लास में जाती है तो घर वालों की किटकिट से दूर उसे जगह काफी सुकून भरी लगती है। इतने में ही क्लास में टीचर की एंट्री होती है, जो कोई और नहीं बल्कि सहदेव था। करिश्मा जब सहदेव को पहली बार देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। यहां तक कि लेक्चर के दौरान भी उसकी नजर सिर्फ सहदेव पर ही टिकी होती है और ये बात वो भी नोटिस कर लेता है, पर वो उससे कुछ कहता नहीं है। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहता है और करिश्मा सहदेव के और करीब आ जाती है। वो क्लास खत्म होने के बाद उससे बात करना शुरू कर देती है और एक दिन आखिरकार अपने दिल की बात बताते हुए कहती है कि वो सहदेव के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। ये सुनकर सहदेव साफ इनकार कर देता है और समझाते हुए कहता है कि वो गुरु शिष्य के इस पवित्र रिश्ते को धूमिल नहीं करना चाहता और वो पहले से ही मैरिड है। साल 2018 में रातंगा के कुशिया गांव की रहने वाली चंदा देवी से उसकी शादी हो गई है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, जिस वजह से वो अपने मायके चली गई थी और अब सहदेव चंदा से डिवोर्स ले रहा है, जिसका केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। अगर उसके साथ सहदेव का रिश्ता खत्म हो गया तो वो करिश्मा के बारे में सोच सकता है। इस तरह सहदेव करिश्मा की बात को टालने की कोशिश करता है, पर वो अब भी सहदेव से प्यार करती थी और उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो सहदेव को पा लेगी और उसकी ये उम्मीद जल्द ही हकीकत में बदल जाती है, क्योंकि 31 मई साल 2024 को सहदेव का लीगल तरीके से अपनी पत्नी से डिवोर्स हो जाता है और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद करिश्मा भी सहदेव को अपने बाल विवाह के बारे में बता देती है और उससे कहती है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती और तुम भी अपनी पत्नी से अलग हो चुके हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम ले, एक दूसरे के संग आगे बढ़ें। इस बार सहदेव भी राजी हो जाता है और करिश्मा से कहता है कि वो अपने परिवार को सहदेव के बारे में बता दे। अगर वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो फिर सहदेव करिश्मा से शादी कर लेगा। करिश्मा को भी उसकी बात ठीक लगती है, इसलिए वो अगले दिन ही अपनी फैमिली को सहदेव के बारे में सब कुछ बता देती है और उनसे कहती है कि वो सहदेव से शादी करना चाहती है। पर परिवार उसे धमकाते हुए कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसे अपने ससुराल ही जाना होगा। अगर करिश्मा ने उनके फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, उनकी समाज में काफी बदनामी हो जाएगी। ये सब कहकर परिवार ने करिश्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी फैमिली की एक नहीं सुनी, बल्कि उनसे साफ तौर पर कह दिया जिस जगह उन्होंने करिश्मा की शादी की है वो वहां पर किसी भी हाल में नहीं जाएगी। इधर सहदेव जब अपने घर में करिश्मा का जिक्र करता है तो उसके पेरेंट्स तुरंत इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे का घर फिर से आबाद देखना चाहते थे। इसलिए वो सहदेव को करिश्मा से शादी करने की इजाजत दे देते हैं और ये बात जब सहदेव करिश्मा को बताता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
लेकिन वो अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो सहदेव के साथ भागने का प्लान बनाती है और मौका मिलते ही वो घर से निकल जाती है, जिसके बाद दोनों जयपुर पहुंचकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं और कुछ वक्त के बाद हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी करके एक दूसरे को अपना लेते हैं। लेकिन इसी बीच करिश्मा के घर वाले उसे फोन करके धमकियां देते रहते हैं, जिस वजह से दोनों पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी जान का खतरा बताते हुए कहते हैं कि हम साथ में रहना चाहते हैं, पर करिश्मा की फैमिली जो है वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर देते हैं। अब क्योंकि दोनों ही बालिग थे और अपने अच्छे बुरे के बारे में अच्छे से समझते थे, इसलिए पुलिस भी करिश्मा की फैमिली को फोन करके उन्हें करिश्मा और सहदेव से दूर रहने की हिदायत दे देती है, जिस वजह से परिवार के लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पहले तो करिश्मा ने घर से भागकर समाज में उनकी बदनामी करा दी और फिर अब पुलिस में कंप्लेन करके वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। पर फिलहाल परिवार शांत रहता है और पुलिस की हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन उनके दिल में इन दोनों के खिलाफ नफरत पनप चुकी थी। इसलिए करिश्मा के जो चाचा हैं राम किशोर अगले दिन फोन करते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर वापस नहीं आई तो जान से मार देंगे, जिस वजह से करिश्मा की टेंशन और बढ़ जाती है। इसलिए वो दोनों फिर से पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ये देखकर सहदेव करिश्मा को लेकर जयपुर से जैसलमेर चला जाता है, जहां कुछ दिन रहने के बाद ये दोनों मुंबई निकल जाते हैं और वहां घूमते हुए सोशल मीडिया पर फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। करिश्मा सहदेव के साथ बहुत खुश थी। अब एक दिन सहदेव उसे बताता है कि साल 2017 में उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पेरेंट्स ने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि वो घर में इकलौता बेटा था। इसलिए सहदेव ने भी उनकी बात मानकर नेवी में ना जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन अब वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था ताकि आगे की जो जिंदगी है वो आराम से वो गुजार सके। सहदेव 16-16 घंटे बैठकर पढ़ाई किया करता था और 12 जून साल 2025 को आखिरकार उसके एग्जाम की डेट भी आ जाती है, जिसे देने के लिए वो अपने एक दोस्त के साथ अजमेर जाता है। पर सहदेव के आने की खबर किसी तरह से करिश्मा की फैमिली को लग जाती है, इसलिए 12 जून को एग्जाम देने के बाद जब 13 जून को सहदेव अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर घर वापस जाने के लिए बस का वेट कर रहा होता है ना, तब अचानक से वहां पर करिश्मा की बहन और उसके बहनोई आ जाते हैं और सहदेव से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच एक कार उसके पास आकर रुकती है, जिसमें पहले ही करिश्मा के चाचा राम किशोर, उसके पिता, कजन भाई, ड्राइवर कैलाश के साथ 1-2 लोग और थे, जो सहदेव को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं और उसके साथ मार पीट करने लगते हैं। वो उस पर जरा भी रहम नहीं खाते, बल्कि अपनी बदनामी की वजह से सहदेव का गला दबाकर उसकी जान ले लेते हैं और फिर उसकी बॉडी को मेहरबास रोड के किनारे फेंककर खुद फरार हो जाते हैं। जबकि सहदेव के पिता खबर मिलते ही तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं और करिश्मा के घर वालों पर शक जताते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को गायब करने में उन्हीं लोगों का हाथ है। ये जानने के बाद पुलिस सहदेव की जांच में जुट जाती है, जो उन्हें अगले दिन एक बॉडी के रूप में मिलता है। अब ये सहदेवी है या फिर कोई और, ये पता करने के लिए पुलिस सहदेव के पिता को उसकी बॉडी दिखाती है, जिसे देखते ही वो रोना शुरू कर देते हैं और पुलिस समझ जाती है कि जो बॉडी है ये सहदेव की ही है। इधर जब करिश्मा को पता चलता है कि सहदेव अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ करिश्मा ने अपने फ्यूचर को प्लान किया था, वो अब उसे छोड़कर जा चुका था, वो भी उसके घर वालों की वजह से। इसलिए वो पुलिस के सामने बिना डरे कहती है कि उसकी फैमिली को फांसी की सजा होनी चाहिए। और पुलिस करिश्मा के चाचा, जो इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है। साथ ही करिश्मा के बहन, बहनोई, ड्राइवर, कजन भाई, पिता समेत करीब 9 लोगों पर मुकदमा फाइल कर देती है और एक एक करके आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, जिनमें बस्ती राम चौधरी, राम किशोर चौधरी, राम प्रसाद चौधरी, ललिता चौधरी, महिपाल चौधरी, ओम प्रकाश, कुन्ना राम, कैलाश राम और अब राम निवास शामिल है, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। और पूछताछ में उन्होंने कबूल किया है कि सहदेव को मारने में उनका ही हाथ था और इस प्लान की योजना बनाने वाले करिश्मा के चाचा राम किशोर चौधरी थे, जिन्होंने पूरा प्लान बनाया और बाकियों ने उनका साथ दिया। ललिता और महिपाल, जो कि करिश्मा के बहन बहनोई है, उन्होंने सहदेव को बातों में उलझाकर तब तक रखा
जब तक गाड़ी नहीं आई और फिर उसे अगवा कर लिया। यानी कि खुद करिश्मा के परिवार ने ही उसका सुहाग उससे छीन लिया। सहदेव के जाने से वो इतना ज्यादा टूट जाती है कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाती। जी हाँ, करिश्मा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, जो सहदेव के साथ मिलकर इस बच्चे की परवरिश करना चाहती थी। लेकिन परिवार ने करिश्मा को तो सहदेव से जुदा किया ही, साथ ही उसके बच्चे के सर से भी पिता का साया छीन लिया। इसी वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब रहने लगती है कि एक दिन करिश्मा का मिसकैरेज हो जाता है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए 26 जून साल 2025 की रात जब घर की बाकी महिलाएं सो जाती है ना, तो वो चुपचाप रात को उठकर छत से अपने कमरे में जाती है और गले में फंदा डालकर पंखे से लटक कर अपनी जान ले लेती है। और इस बात का खुलासा तब होता है जब करिश्मा की सास की अचानक आंख खुलती है, तो वो करिश्मा को बिस्तर पर ना देखकर घबरा जाती है और फौरन उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंच जाती है, जो अंदर से बंद था, पर बराबर में एक खिड़की लगी थी, जिसमें से झांक कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि करिश्मा ने अपनी जान दे दी है। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही सभी लोगों को वहां पे बुलाती हैं। देखते ही देखते घर में मातम का माहौल छा जाता है और पुलिस को भी खबर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस करिश्मा की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस तरह करिश्मा और सहदेव की कहानी का दर्दनाक अंत होता है, जबकि आरोपी पुलिस के कब्जे में है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए और इसमें गलती किसकी थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्लैक इंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे ऐसी सच्ची कहानियां आपसे मिल सकें।